इस वाक्य में है वह मुझे पीटता है, वह पीटने का काम कर रहा है, उसका असर किस पर पड़ेगा? मुझ पर, है कि नहीं? वह मुझे पीटता है, यहाँ पीटने का काम जो हो रहा है यानी कि मुझे पीटा जा रहा है, तो पीटा जाएगा तो दर्द मुझे होगी, कष्ट मुझे होगा, इसलिए मुझे है कर्म। हाँ तो प्यारे स्टूडेंट्स देखें, नॉर्मेटिव केस मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक पढ़ाने जा रहा हूँ। जरा ध्यान दें। इफ अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, इट इज इन द ऑब्जेक्टिव केस। अगर संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग क्रिया के कर्म के रूप में किया जाए तो उसे कर्म कारक कहा जाता है। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो वो कर्म कारक में होती है। सीधी बात है, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगी। तो अब सवाल है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, किसको कहते हैं, उसे पहचानने के क्या सूत्र हैं, क्या पहचान चिन्ह हैं। कोई वाक्य दिया गया है तो आखिर हम जब जानेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ है तब ना हम जानेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो सर्वप्रथम ये जानना हमें है कि ऑब्जेक्ट कहते किसको हैं, ऑब्जेक्ट का आखिर स्थान वाक्य में कहाँ होता है, ये सब जानना जरूरी है। देखिए, ही कॉल्स मी, वह मुझे बुलाता है, इस वाक्य में मी एक ऑब्जेक्ट है। ही कॉल्स मी, इस वाक्य में मी एक ऑब्जेक्ट है, कर्म है। फिर आई टीच देम, मैं उन लोगों को पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में देम एक ऑब्जेक्ट कर्म है। अब देखें, ऊपर के वाक्यों में मी एवं देम ऑब्जेक्ट्स हैं, कर्म हैं, अतः वे ऑब्जेक्टिव केस में हैं। अतः सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट की पहचान चिन्ह क्या है और ऑब्जेक्ट को पहचानने के सूत्र क्या है। ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए सारे तथ्य आपको जानने होंगे, तभी किसी वाक्य में आप ऑब्जेक्ट को निकाल सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, किसे कहते हैं। कर्म, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? वह शब्द जिस पर क्रिया का फल पड़े, कोई कार्य जो हम करते हैं उसका फल, उसका असर जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। वह शब्द जिस पर क्रिया का फल पड़े या वह शब्द जो किसी काम के पूरा होने पर फल के रूप में सामने आए। कोई काम अगर हम करते हैं, पूरा होता है, तो जो चीज़ फल के रूप में सामने आता है उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वह शब्द जो किसी काम के पूरा होने के लिए आवश्यक हो उसे कर्म कहते हैं। अब इसको उदाहरण से समझें। मोहन कलम खरीदता है, मोहन बायज अ पेन। यहाँ देखें, खरीदने का काम पूरा होने पर फल के रूप में कलम मिलता है। अगर हम खरीदने का काम करते हैं तो रिजल्ट के रूप में कलम मिलती है, फल के रूप में कलम प्राप्त होती है, इसलिए कलम कर्म है। फिर देखिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या है, खरीदने का काम पूरा होने पर फल के रूप में कलम मिलता है, अतः कलम एक कर्म है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह मुझे पीटता है, ही बिट्स मी। पीटने के काम का असर मुझ पर पड़ता है, अतः मुझे एक कर्म है। आप अगर किसी को पीटते हैं तो कष्ट किसको होता है? जैसे इस वाक्य में है, वह मुझे पीटता है, वह पीटने का काम कर रहा है, उसका असर किस पर पड़ेगा? मुझ पर, है कि नहीं? वह मुझे पीटता है, यहाँ पीटने का काम जो हो रहा है यानी कि मुझे पीटा जा रहा है, तो पीटा जाएगा तो दर्द मुझे होगी, कष्ट मुझे होगा, इसलिए मुझे है कर्म। यानी कि किसी कार्य का असर, किसी काम को करें जिस चीज़ को, जिस व्यक्ति को उस कार्य का असर या फल भुगतना पड़ता है, वह कर्म है। जैसे कि हम यहाँ बताए, वह मुझे पीटता है, तो पीटने के काम का असर मुझ पर पड़ता है, अतः मुझे कर्म है। समझ रहे हैं? पीटने का जो काम हो रहा है, पिटाई हो रही है मेरी, तो दर्द किसको होगा? आपको कि मुझको। तो ये मुझे जो दर्द होगी तो मुझे है कर्म। बात समझ में आई? तो इतना अभी है और आगे देखते हैं। दीजिए, इंग्लिश सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स हमेशा वर्ब के बाद आते हैं। ऑब्जेक्ट्स कहाँ आते हैं? वर्ब के बाद, वर्ब्स के बाद। हिंदी में कर्म ऑब्जेक्ट की पहचान चिन्ह को होती है। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आते हैं और पहचान चिन्ह को होती है, यानी कि जिस शब्द के बाद को रहे वह कर्म होती है।
कर्म के रूप में अंग्रेजी में निम्न वर्ड्स प्रयोग में आते हैं। अब कौन सा वर्ड्स हैं जो ऑब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश में प्रयोग में आते हैं, ये आपको जानना होगा, तभी आप ऑब्जेक्ट को पहचान सकेंगे इंग्लिश वाक्य में। मी मुझे, मुझको, अस हमें, हमको, हम लोगों को, हम सबों को, यू तुम्हें, तुमको, आपको, आप सबों को, आप लोगों को, तुम लोगों को, तुम सबों को, हिम उसे, उनको, उन्हें, हर उसे, उनको, उन्हें, इट उसे, उसको, देम उनको, उन लोगों को, उन सबों को, उन्हें। अब ज़रा ध्यान से देखिए, को सब में को लगी है, ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उसमें हिंदी में को लगी है। हमको, हम लोगों को, हम सबों को, तुमको, आपको, आप सबों को, आप लोगों को, तुम लोगों को, तुम सबों को लगी है। तो कर्म की पहचान चिन्ह को है, तो जिस हिंदी शब्द में को है यानी कि वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। नोट में ऊपर दिए गए सारे इंग्लिश वर्ड्स वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। इन शब्दों को सब्जेक्ट की जगह पर नहीं रखा जा सकता है, यानी कि वर्ब से पहले नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट को हर हमेशा वर्ब के बाद रखते हैं। जैसे मैं उसको बुलाता हूँ, ये वाक्य आप देखिए को लगा है ना, ये ऑब्जेक्ट है हिंदी में। अब इसका अनुवाद क्या होगा, आई कॉल हिम। यहाँ पर वर्ब के बाद हिम आया है, जो ऑब्जेक्ट है कहाँ आया है, वर्ब के बाद। कॉल वर्ब के बाद आया है हिम। हिम को आप यहाँ आई की जगह नहीं रख सकते, ऐसा नहीं कर सकते, हिम कॉल आई, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि यह ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट हर हमेशा कहाँ आएगी, वर्ब के बाद। वर्ब से पहले आती है नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक सब्जेक्ट। वर्ब से पहले आई, ये कर्ता है तो नॉमिनेटिव केस में है। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आती है, वो ऑब्जेक्टिव केस में रहती है। फिर दूसरा, तुम हम लोगों को परेशान करते हो, तो हम लोगों को ये है ऑब्जेक्ट, और अंग्रेजी में इसका अनुवाद क्या होगा, यू वेक्स अस। यू वेक्स अस, ये अस का प्रयोग वर्ब वेक्स के बाद आई है, और ये है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। अस यहाँ देखिए आप कहाँ है, ये हमें, हमको, हम लोगों को, हम सबों को, अस। वह तुम सबों को पढ़ाता है, ही टीचेज यू, तुम सबों को यू। यू यहाँ वर्ब के बाद आई है, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव केस में है। फिर वह मुझे जानता है, ही नोज, यहाँ आई दे सकते हैं, आई हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं लिख सकते, ही नोज आई। क्यों नहीं लिख सकते, आई नॉमिनेटिव केस में वर्ब से पहले होती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आती है, ऑब्जेक्ट आती है, इसलिए हम मी ही लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं आई। तुम उन लोगों को देखते हो, यू लुक देम, तुम उन लोगों को देखते हो, यू लुक देम। देख रहे हैं, यहाँ उन लोगों को हिंदी में ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश में देम का प्रयोग किए हैं, जो ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ उसको हिम, हम लोगों को अस, तुम सबों को यू, मुझे मी, उन लोगों को देम। कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट हैं, और ये सब वर्ब के बाद आए हैं। इंग्लिश में देख रहे हैं, कॉल के बाद हिम, फिर वेक्स के बाद अस, फिर टीचेज के बाद यू, नोज के बाद मी, लुक वर्ब के बाद देम। इस तरह से ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, वर्ब के बाद। ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं, वर्ब के बाद। तो ये याद रखना है। और ऑब्जेक्ट को जब वर्ब के बाद रखते हैं, ऑब्जेक्ट को जब वर्ब के बाद रखते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्टिव केस में होती है, जो आपको यहाँ हम बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव केस। देख रहे हैं, यही फॉर्म मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम, इसका प्रयोग आप करेंगे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, ठीक। किसी हिंदी वाक्य से कर्म ऑब्जेक्ट निकालने के सूत्र निम्न हैं। अब सवाल है, हिंदी का सेंटेंस दिया गया है तो कर्म हमको उससे निकालना है, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कर्म नहीं निकालेंगे तो फिर सेंटेंस बना नहीं सकते हैं, और कर्म को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हिंदी वाक्य से कर्म कैसे निकालते हैं, ये सूत्र जानना बहुत ज़रूरी है। ये दो सूत्र है हिंदी सेंटेंस से। अगर आपको कर्म निकालना हो, ऑब्जेक्ट निकालना हो, तो इस दो सूत्र को याद रखिए। कर्ता प्लस क्या प्लस क्रिया बराबर कर्म। क्या से जो निकालते हैं कर्म उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको प्लस क्रिया से जब कर्म निकलती है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
प्रत्यक्ष कर्म डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अप्राणीवाचक संज्ञा आती है। अब अप्राणीवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें प्राण नहीं है, जिसमें जान नहीं है। जैसे टेबल है, कुर्सी है, बेंच है, घर है, पंखा है ना। पेड़ पौधा भी अप्राणीवाचक है इंग्लिश में, याद रखिएगा। साइंस में प्राणीवाचक है, लेकिन इंग्लिश में पेड़ पौधा अप्राणीवाचक है, यानी उसमें प्राण नहीं है, ऐसा इंग्लिश में माना जाता है। तो जितने भी अप्राणीवाचक नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिसमें जान नहीं है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्राणीवाचक संज्ञा नहीं होती है, अप्राणीवाचक संज्ञा होती है जिसमें प्राण नहीं होता है। अब है अप्राणीवाचक संज्ञा आती है, जबकि अप्रत्यक्ष कर्म इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्राणीवाचक संज्ञा आती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होती है उसमें प्राणीवाचक, जिसमें प्राण है, जीव, जंतु, आदमी, जानवर, छोटा जीव, चूहा या बिल्ली या शेर या बाघ या इंसान, जिसमें प्राण है, चींटी जिसमें जान है, वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अप्राणीवाचक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्राणीवाचक संज्ञा आती है। अब उदाहरण से हम समझते हैं, बाय एग्जाम्पल, समझना आसान होता है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, वह मुझको नई किताब देता है। तो हमको अनुवाद बनाना है। कल तो हम सूत्र भी बताए थे आप लोगों को, लेकिन फिर आज हम सूत्र फिर से बताएंगे कि किसी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के सूत्र क्या हैं। ये हम बताए थे, लेकिन उस पर फिर से हम जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट बताने के बाद उस सूत्र पर, यानी कि इंग्लिश वाक्य जो बनाते हैं उस सूत्र को जानना, ध्यान में रखना फिर से ज़रूरी है। वह मुझको नई किताब देता है। तो सबसे पहले आपको निकालना है कर्ता। क्या निकालना है? सब्जेक्ट निकालना है। तो सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं? क्रिया से पहले देता है, ये है वर्ब क्रिया, इससे पहले कौन लगा करके सवाल करने से कर्ता निकलती है। पहले नॉमिनेटिव केस में बताए थे ना, हिंदी वाक्य से अगर सब्जेक्ट निकालना हो तो ये क्रिया से पहले कौन देता है? कौन देता है बोलिए तो? वह मुझको नई किताब देता है। कौन देता है? वह। कौन देता है? वह। यहाँ लिखेंगे ही, वह। अब है वर्ब का प्रयोग करेंगे, गिव्स। अब सवाल है कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखिए या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, दोनों में किसी को पहले रख सकते हैं। ही गिव्स, वह देता है। क्या देता है? नई किताब। क्या देता है? नई किताब। लिख दीजिए ए न्यू बुक। ये यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए न्यू बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किस, अच्छा अब दूसरा सवाल कीजिए, किसको देता है? देता है तो पहले किसको जोड़िए, किसको देता है? वह मुझको नई किताब देता है। किसको देता है? मुझको। किसको देता है? मुझको। ये मुझको, टू मी, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है, चूंकि मी प्राणीवाचक है इससे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य को दो तरीके से हम बना सकते हैं। वह मुझको नई किताब देता है, पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रख दिए, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखे। ज़रा ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, बहुत ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? टू। अगर हम लिखते हैं ही गिव्स ए न्यू बुक मी, गलत होगा। ही गिव्स ए न्यू बुक टू मी, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें आप तो टू के बगैर नहीं लिखें। अब दूसरा एग्जाम्पल, मैंने दूसरा एग्जाम्पल क्या, इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं। वह मुझको नई किताब देता है। ही गिव्स, वह देता है। किसको देता है? मुझको। देखिए यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखे, मी को पहले लिखे, टू नहीं लगेगा। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए तो टू लगाने का झंझट खत्म। इसीलिए अगर आप गलती से बचना चाहते हैं तो आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिए और तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखिए। तो क्या हुआ? ही गिव्स मी ए न्यू बुक। ही गिव्स मी अ न्यू बुक। यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखे, टू कहीं नहीं लगा। समझ गए ना? फिर देखिए एग्जाम, आप लोग हम सबों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो आप लोग यू पढ़ाते हैं, टीच क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। क्या का उत्तर रखे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। किसको पढ़ाते हैं? हम लोगों को या हम सबों को। तो
तो जब किसको का उत्तर बाद में रखे, क्या के बाद किसको का उत्तर, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया तो टू लगा है, टू आस दिए है ना। इस वाक्य को आप दो तरीके से बना सकते हैं, यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखे तो टू लगाए, लेकिन जब ये अस को पहले और इंग्लिश को बाद में रखेंगे तो टू नहीं लगा सकते। जैसे और में लिखे यहाँ, और में क्या, यू टीच अस इंग्लिश, ये जो है यहाँ अस जो है ना, ये अस को पहले रखे और इंग्लिश को बाद में, तो अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आप लोग पढ़ाते हैं, यू टीच, किसको पढ़ाते हैं, हम सबों को, तो अस, और क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश, ये बाद में, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखेंगे तो टू नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है। अब ये बॉक्स में जरा समझाए हैं, इस पर ध्यान दीजिए। अगर क्या का उत्तर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, इसी चीज़ को समझाए हैं, ठीक से ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। अगर आपका ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होगी तो आप कभी भी वॉइस सही नहीं बना सकते, नरेशन में दिक्कत होगी, टेंस में दिक्कत होगी, हर हमेशा दिक्कत होगी। यानी टेंस जो आप जानते हैं बैकबोन इंग्लिश का है, रीड। केस पढ़ाने के बाद सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आपको टेंस पढ़ाएं, तब और दूसरा चीज़, क्योंकि टेंस पढ़ाने के बाद आपको एहसास होगा कि हाँ अब हम इंग्लिश कुछ जान रहे हैं, यानी आपको पता चलेगा हाँ मेरा रीड जो है वो अब हम खड़ा हो सकते हैं। टेंस बहुत ज़रूरी है। आप स्पोकन करें या ग्रामर पढ़ें, बेस टेंस है, और टेंस का बेस केस है। केस सही नहीं होगा कभी भी टेंस सही नहीं होगा, यह हरदम याद रखिए। तो देखिए नोट में क्या है, जो केस को महत्व नहीं देते हैं वो कभी भी सही टेंस नहीं बना सकते, ये मेरी गारंटी है। आप ध्यान दीजिए, मैं 25 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, केस आपका गलत, कभी भी आप टेंस सही नहीं बना सकते। मैंने देखा है ढेर सारे टीचर्स केस पर ध्यान ही नहीं देते। मैंने देखा बच्चों को अनुवाद दिया, हम सबों के दोस्त पढ़ते हैं, तो अनुवाद क्या बनाया, हम सबों के दोस्त पढ़ते हैं, वी रीड फ्रेंड्स। हम सबों के दोस्त का अनुवाद बनाया वो हम सबों के दोस्त पढ़ते हैं, वी रीड फ्रेंड्स। ये कैसा अनुवाद है, या हम सबों के दोस्त संबंध कारक पॉसेसिव केस है, अब वो अनुवाद बना रहे हैं नॉमिनेटिव केस में। तो कितनी ज़रूरी है ये जानना कि केस क्या है, तो आप अनुवाद सही कैसे बनाएंगे। तो मेरा ये मानना, आप समझना जो है वो बिल्कुल आपके लिए ये है कि आप केस को बिल्कुल ही दुरुस्त करें, इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब है क्या, अगर क्या का उत्तर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और किसको का उत्तर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखते हैं तो टू अवश्य इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। जैसा कि हम अभी आपको यहाँ बताए थे, क्या बताए कि अगर आप यहाँ देख लीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखे आप बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी रखे तो टू लगाए ना, यहाँ यही चीज़ यहाँ लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि अगर क्या का उत्तर पहले और किसको का उत्तर बाद में रखें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू अवश्य लगती है, टू लगा हुआ है। पर जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यह है किसको का उत्तर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखा जाता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखा जाता है तो टू नहीं लगती है। मी और ए न्यू बुक के टू नहीं लगा है, यह ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखा जाता है, समझ गए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में रखा जाए टू नहीं लगेगा, यही चीज़ यहाँ लिखा गया है। पर जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आती है तो टू नहीं लगती है। अभी जो हम बताए, अगर वाक्य में सिर्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहे ही नहीं, सिर्फ क्या रहे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सिर्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो टू नहीं लगती है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या का उत्तर नहीं है, सिर्फ किसको का उत्तर है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो टू कभी भी नहीं लगाइएगा। अब देखिए, वह मुझको प्यार करता है, ही लव्स, वह प्यार करता है। अच्छा, किसको प्यार करता है, मुझको, क्या का उत्तर है, नहीं है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा, ही लव्स टू मी, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों गलत है, क्योंकि आप क्या किए, यह वर्ब से सटा हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी रखे और टू लगा दिए, ये रूल नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखी जाएगी और तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगी, तब ही टू लगेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगी तब ही टू लगेगा। और सिर्फ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी,
वह प्यार करता है। क्या प्यार करता है? उत्तर नहीं। किसको प्यार करता है? मुझको। तो किसको का उत्तर यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप लिख दीजिएगा ही लव्स टू मी, तो वो गलत होगा। वर्ब से सटा हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहे तो टू कभी नहीं लगाना है, याद रखिएगा। फिर देखिए, वे लोग हम सबों को जानते हैं, तो दे नो, वे लोग जानते हैं हम सबों को। अब जो नहीं जानेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग, तो क्या लिखा? दे नो टू अस, वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? कि नो वर्ब है और वर्ब के बाद किसको का उत्तर रखे और आप टू लगा दिए, दैट इज ब्लंडर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों? कि नियम है कि वर्ब से सटा हुआ अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आप टू मत लगाइए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता और तब उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता तो टू लगता। समझ में आया? डू यू गेट इट? ठीक है, बहुत अच्छा। अब जो है आप लोगों को कुछ और एग्जाम्पल्स हम 2-4 ठो दे देते हैं, चूँकि ये क्लियर हो चुका है। अगर आप लोगों को कहीं परेशानी हो, दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। और क्या समझ में आया है? हाँ, ये बहुत जरूरी से एक्सरसाइज भी हम देंगे बनाने। अभी कुछ सेंटेंसेज हम दे देंगे, बनाइएगा। जब तक प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, रूल्स तो मैंने बताया, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी ना उस पर आपकी परफेक्शन बनेगी। प्रैक्टिस से परफेक्शन बनती है, समझ रहे हैं कि नहीं? आप बगैर प्रैक्टिस के कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकते। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। समझ रहे हैं कि नहीं? अभ्यास से रस्सी, रस्सी वो जो है सील यानी पत्थर कुएं पर आते जाते उस पर निशान गड्ढा कर देता है। रस्सी का ये औकात है कि वो पत्थर पर गड्ढा कर दे, लेकिन वो कर देता है। ये प्रैक्टिस से होता है, निरंतर आते जाते होता है। करत करत अभ्यास ते, जड़ मन होता है मूर्ख, मति मन बुद्धि, तो मूर्ख बुद्धि वाला, जड़मति मूर्ख बुद्धि वाला, सुजान सु मने अच्छा, जान मने जानने वाला, यानी विद्वान हो जाता है। मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। कैसे? अभ्यास से। तो आपको अभ्यास की ज़रूरत है, मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। आप लोग को एग्जाम्पल्स बाय एग्जाम्पल्स, आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल्स। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम्पल देखिए। वे लोग हम सबों को रोटी खिलाते हैं। तो पहले क्या करना है? सब्जेक्ट देना है। वे लोग खिलाते हैं, फीड। क्या खिलाते हैं? रोटी, ब्रेड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। किसको खिलाते हैं? हम सबों को, टू अस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर है आप लोग उन लोगों को नया कमरा दिखाते हैं। पहले सब्जेक्ट दीजिए यू, नंबर 1 में इसको रखिए, नंबर 2 में इसको रखिए, नंबर 3 और नंबर 4 में रखिए। ऐसे बनाइए। या नंबर 3 में इसको रखिए और नंबर 4 में इसको रखिए। अब देख लीजिए हम जो बना रहे हैं। आप लोग यू दिखाते हैं, सो यू सो। किसको दिखाते हैं? उन लोगों को। किसको दिखाते हैं? उन लोगों को। किसको का उत्तर रखेंगे ना तो टू नहीं लगाएंगे। किसको का उत्तर भल से सटा टू नहीं लगेगा। दे सो देम, एक नया कमरा, ए न्यू रूम। ये दोनों तरीके से आप बनाइए। हम जो है पहले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनाए हैं। आप सारा एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए। अच्छा, इंग्लिश हिंदी वाक्यों से अंग्रेजी बनाने के सूत्र हम बताए थे नॉमिनेटिव केस में। फिर से हम जरा इसको बता देना चाहते हैं। हिंदी वाक्यों से अंग्रेजी बनाने के सूत्र देखिए कैसे बनाएंगे हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तो डायरेक्ट मेन वर्ब लिखेंगे।
कोई जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब असर्टिव में नहीं है, असर्टिव यानी अफर्मेटिव में नहीं है, समझ गए ना। अफर्मेटिव बनाइएगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप जानते होंगे, बता चुके हैं। आ प्लस टू आ प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ प्लस अदर वर्ड्स होता है। खैर ये नहीं हो लिखें तो हम काम चलेगा, अदर वर्ड्स तो बाद में देखेंगे वर्ब वगैरह का चैप्टर में। या आप इसको ऐसे बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे टू नहीं लगेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यही है, ये हुआ आपका सेंटेंस बनाने का तरीका। कैसे हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में, एक सेंटेंस एग्जांपल में ले रहे हैं। एग्जांपल, वह दोस्तों को उपहार भेजता है। पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट निकालने का तरीका, क्रिया से पहले कौन लगा के सवाल कीजिए, कौन भेजता है, वह, तो यहाँ पर लिख दीजिए ही। अब आपको हेल्पिंग वर्ब है नहीं, या अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो आप मेन वर्ब रखिए, ही सेंड्स, वह भेजता है, ही सेंड्स। क्या भेजता है, उपहार। क्या भेजता है, उपहार, अ गिफ्ट। किसको भेजता है, किसको भेजता है, दोस्तों को। तो आप किसको कहता है, टू लगाइए, टू फ्रेंड्स, बन गया अनुवाद। या आप इसको ऐसे बना सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख के बना सकते हैं, ही सेंड्स, ही सेंड्स, ही सेंड्स फ्रेंड्स। किसको भेजते हैं, दोस्तों को। समझ आ रहा है। तो जब किसको कहता है पहले रखे टू मत लगाइए, ही सेंड्स फ्रेंड्स ए गिफ्ट। दोनों अनुवाद आपका सही है, इस तरह से बना सकते हैं। समझ में आया। थैंक यू टू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन टुमारो। थैंक्स।